हेलो स्टूडेंट्स, गुरु मंत्रा मेंस आंसर राइटिंग क्लास में स्वागत है। आज हम लोग कॉपी नहीं क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो गुरु मंत्रा सिविल क्लास द्वारा जो आप लोगों को क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को अक्सर व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक में मिलते होंगे, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि उन क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है और आप लोगों उससे समझ सकेंगे कि आंसर लिखने के दौरान किन किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। तो हम लोग अपना आज का जो विषय है वो है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो जो क्वेश्चन का जो टॉपिक्स है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है वो है संविधान। हम लोग संविधान टॉपिक से लिए हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं संविधान टॉपिक का क्वेश्चन है। और अब हम लोग देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं। ये वो क्वेश्चन है जो पिछले दिनों इसी क्वेश्चन पर जो नीरज कुमार जिनके बारे में बताया गया था कि उनका बीपीएससी 67 में जो जिनका रिजल्ट हुआ असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर बने हैं, जो हमारे यहाँ के छात्र रह चुके हैं, तो उनके ही लिखे गए कॉपी इसी क्वेश्चन पर उनके द्वारा लिखे गए आंसर का हम लोग एनालाइज किए थे और उसमें समझे थे कि हम लोग कैसे क्या करना है, कैसे लिखने में क्या क्या सावधानी बरतनी है। और आज आप लोगों को सीधे तौर पे क्वेश्चन से समझाया जा रहा है और आप लोगों को ये समझाया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ के हर क्वेश्चन में, हर मेंस के क्वेश्चन में, ठीक है, ये नीचे फॉर बिगनर स्टूडेंट के लिए एक डायरेक्शन की दिया जाता है छोटे छोटे। तो इसका और इसका क्या संबंध है आज हम लोग वो भी समझेंगे। जो स्टूडेंट कहते हैं समझ में नहीं आता है आंसर कैसे लिखे क्वेश्चन का, तो कैसे लिखे ये हम लोग हर क्वेश्चन में उनका डायरेक्शन की दे देते हैं नीचे, ठीक है। फॉर बिगिनर स्टूडेंट डायरेक्शन की दिया हुआ। अब स्टूडेंट ध्यान नहीं देना चाहते हैं या ध्यान दे नहीं पाते हैं या वह ध्यान देते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, कुछ भी होगा। तो आज उन सबको हम लोग देखेंगे कैसे इन दोनों का संबंध है। तो क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं। डिस्क्राइबिंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए संविधान से ही रिलेटेड सेम पीडीएफ में दूसरा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान को लेकर आलोचकों की आलोचना को संदर्भ में रखते हुए उन बिंदुओं पर चर्चा करें जिससे भारतीय संविधान को एक आदर्श संविधान के रूप में देखा जा सकता है। कीपिंग इन व्यू द criticism of the critics regarding the Indian Constitution, discuss those points by which the Indian Constitution can be seen as an ideal constitution, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन संविधान से ही रिलेटेड है लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। ये क्या है, ये एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन है कि आपको संविधान का गुण एवं अवगुण को बताना, कोई तुलनात्मक नहीं। लेकिन इसमें क्या है, ये तुलना एक ही आलोचनात्मक भी हो गया कि आपको आलोचकों को आलोचना को संदर्भ में रखना है, लेकिन आपका जो वो आलोचकों का जो आलोचना है उनका भी क्या करना, उस आलोचना को भी आलोचना करना है। सेकंड वाला है उसको भी आलोचना करते हुए आपको फिर क्या करना है, उनके नेगेटिव में आपको अपना पॉजिटिव पॉइंट देना है, जिससे पता चले कि भारतीय संविधान को एक आदर्श संविधान के रूप में देखा जा सकता है। तो अभी फर्स्ट टाइम में हम लोगों को इस क्वेश्चन पे नहीं चलना है, तो पहले इसका आंसर लिखें। ये क्वेश्चन का कब आप स्टूडेंट्स को लिखना, जिनका कि जब आप टोटल इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे जितने भी इसमें टॉपिक है उनमें आंसर राइटिंग कर ले, पढ़ ले, फिर वापस आकर के इस पे करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे पहला वाला। तो पहला वाला भाई क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं। ये हम पहले भी बता चुके हैं, जब नीरज जी का कॉपी चेक हो रहा था उसमें भी बता चुके थे। क्वेश्चन दो पार्ट में दिखता है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट में दिखता है, ठीक है। लेकिन दो पार्ट में क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन एक ही पार्ट में है कि आपको संविधान का गुण एवं अवगुण को बताए। उस समय भी बोले हैं कि विशेषता को ही क्या करना है, जो इनकी विशेषता यानी कि जो विशेष, ठीक है। इनके जो इनमें जो विशेष है इसको आप अपने नजर में, आपके नजर में कौन सा गुण है, कौन सा अवगुण है, आपके नजर में उसको व्याख्या कर देना है। इसके बाद हम उस समय ये भी आप लोगों को बताए थे, कभी भी संविधान या फिर सरकार के खिलाफ आपको डायरेक्टली नहीं जाना है। वो हम लोग कैसे जाते हैं, तो भाई वो हम लोगों को जाना है इनडायरेक्ट वे। इनडायरेक्ट वे से मतलब होता है कि मान के चलिए
आलोचक को संदर्भ में रखें, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसमें वो सरकार का या किसी कानून का या संविधान की किसी उपबंध के बारे में कुछ वो राय दिए है, उसको संदर्भ में रखें। तीसरा, मीडिया रिपोर्ट के, सरकार के मीडिया रिपोर्ट्स का प्रयोग भी कब करना है, जब आप सरकार के खिलाफ अगर कुछ देना है तो, ठीक है, सीधे तौर पे आपको निंदा नहीं करना, ये बार बार हम बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग समझते हैं दोनों का संबंध, ठीक है, इन दोनों का क्या संबंध है। देखिए यहाँ क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान के गुण एवं अवगुण को बताएं। यहाँ क्या है, भारतीय संविधान को लेकर, सॉरी इस पे अभी हम लोग को चर्चा ही नहीं करना। अब यहाँ देखिए, इस प्रश्न का सबसे पहले क्या है, भारतीय संविधान पे है और संविधान से रिलेटेड है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, संविधान का परिचय देना है, संविधान का परिचय एवं महत्व बताना है, ठीक है। अब यहाँ गौर कीजिए, जो नीचे जो दिया हुआ है फॉर बिगिनर स्टूडेंट डायरेक्शन की दिया, यहाँ सबसे पहला क्या है, संविधान किसे कहते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, और यही चीज आपको सबसे पहले दे देना है। और ये आपको कितना इसमें देना, देखिए यहाँ ऐसे संविधान किसे कहते हैं और ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये आप 150 शब्द में भी लिख सकते हैं, 200 शब्द में भी लिख सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन अभी चूंकि हमारा यहाँ जब हम इस क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो ये तो मुख्य क्वेश्चन का मुख्य भाग संविधान की परिभाषा है, तो ये हम लोगों को 4 से 5 लाइन में कंप्लीट करना है, 4 से 5 लाइन में कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, मुख्य भाग में जल्दी से जल्दी आना। आपका जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपका मुख्य भाग पर ज्यादा ध्यान देगा, तो आपको मुख्य भाग पर जल्दी से जल्दी आना है। तो 4 से 5 लाइन में कंप्लीट किए। अब क्या है, संविधान का हो गया। अब हम लोग चले भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान के निर्माण की व्याख्या करें। देखिए सेकंड पॉइंट यही है डायरेक्शन की में, ठीक है, एक्सप्लेन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल ये है कि अगर आप भारतीय संविधान के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण का जो उनका मेकिंग हो रहा था उसका भी व्याख्या करने चले तो आपको 200-250 शब्द भी कम है, वो तो अपने हाथ। यहाँ हमको उतना नहीं जाना, हम लोग को क्या करना है, यहाँ भी इसको भी संविधान का निर्माण भी, ठीक है, संविधान का निर्माण भी हम लोगों को 4 से 5 लाइन में कंप्लीट कर लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देने, किस समिति के सिफारिश पर, कब शुरू हुआ, कब अंत हुआ, कितने लोग थे, बस इतना ही, एकदम 4 से 5 लाइन में कंप्लीट। अब हम लोग आए मुख्य भाग में, जो आंसर का जो मुख्य भाग है मेन बॉडी में, अब वो आ रहे हैं। अब कहाँ आ रहे हैं, तो मुख्य भाग यहाँ हो गया। आपके नजर में भारतीय संविधान में क्या क्या गुण है, आगे मुख्य भाग में आपके नजर में भारतीय संविधान में क्या क्या खामियां हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें मेरिट, क्या क्या इसका कह सकते हैं यूनिकनेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या इसका मेरिट्स है, क्या जो है इसका शॉर्टकमिंग्स है, या फिर कह सकते हैं कि इसमें क्या इसमें है कि जो आलोचक जो है इसका क्रिटिसाइज करते हैं, उसका आपको व्याख्या करना है, ठीक। तो आगे अब मुख्य भाग गुण एवं अवगुण वाले पार्ट में आ गए, ठीक है, इनका क्या यूनिकनेस है, क्या इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, जो आलोचक लोग आलोचना करते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, उस पर अब हम लोग को आ जाना है, ठीक है। देखिए यही आपको डायरेक्शन के भी सेम दिया गया है, तो इसलिए बार बार मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जो आप हम लोग जो आंसर राइटिंग करने देते हैं और जो क्वेश्चन दिया जाता है और जो फॉर बिगिनर स्टूडेंट के लिए दिया जाता है, दोनों को अगर थोड़ा सा अगर स्टूडेंट माइंड लगाए तो इसको लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 80% आंसर इसमें छुपा रहा था, 20 अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो कुछ तो अपना भी दिमाग लगाना होगा ना, अब सब कुछ हमारे ही इस पे रहेंगे तो नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं अब मुख्य भाग कैसे लिखना, तो सबसे पहले गुण को ही लिखना, ठीक है। संविधान किसे कहते हैं बता दिए, इसका महत्ता भी बताए। अब देखिए जो संविधान का महत्ता बताए, तो जो संविधान की महत्ता बताए वो सब हर देश के संविधान के लिए है, जैसे कि नीरज जी की कॉपी के चेक करने में बता दिए, उसका महत्ता या उसका जो भी संविधान का जो भी महत्व है या फिर उसका गुण है वो यूनिवर्सल है। अब हम लोगों को भारतीय संविधान पर ही फोकस करना है कि भाई हमारे देश के संविधान में। तो जब आप गुण बताने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति का परिचय पर जाते हैं तो उसको अब उसके जन्म से जाना यानी उसके नाम से, बच्चा जन्म लेता है नाम पता, तो सबसे पहले हम लोग अपना परिचय नाम से ही देते हैं ना, भाई कौन है, फिर फादर्स नेम, किसने जन्म,
दिया, फिर जाते हैं अपना एड्रेस में विलेज वगैरह ये सब। तो हम लोग इसी तरह चलते, स्टेप बाय स्टेप चलना। अब जैसे हम बार बार बोलते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो पॉइंट्स तो सही देते हैं लेकिन प्रेजेंटेशन गलत कर देते हैं, तो प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप में चले तो ज्यादा अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर का प्रेजेंटेशन होगा वो अच्छा रहेगा, चेक करने वालों को अच्छा लगेगा, अट्रैक्शन होगा आपके आंसर से, अट्रैक्ट होंगे वो। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं निर्माण में। तो निर्माण के आधार पर संविधान का क्या गुण है, निर्मित होना। हम पहले भी बता चुके हैं, दो प्रकार के संविधान होते हैं, निर्मित संविधान, विकसित संविधान। निर्मित संविधान जब कोई संविधान सभा द्वारा बनाया जाता है। विकसित संविधान जब संविधान क्या होता है, जब कोई किसी देश की परंपरा या लोक विधि संवैधानिक रूप में होती है। जैसे ब्रिटेन, हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश में संविधान सभा बना, फिर संविधान बना, तो इसलिए हमारे देश का निर्मित होना क्या है। लेकिन अब क्या है कि निर्मित है संविधान, ये गुण नहीं, क्यों है ये भी बताना। बहुत स्टूडेंट क्या कि लिख दिए हमारे देश की संविधान की एक विशेषता ये है कि हमारा देश का संविधान निर्मित है, नहीं, क्यों है आपको ये आखिर वो विशेष बातें बतानी होगी जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये गुणकारी है आपके नजर में आखिर वो क्यों गुणकारी है, ये आपको व्याख्या करना होगा, उसका आपको वर्णन करना होगा। तो निर्मित होना क्यों गुणकारी है, क्योंकि स्वाभाविक है जब संविधान निर्मित है तो संविधान सभा द्वारा बना। और हमारे देश का संविधान सभा में क्या है भाई, कि हमारे देश का संविधान सभा का खासियत ये रहा कि वहां जो है जनता चुने गए प्रतिनिधि शामिल लिए, एक एक बात, एक एक पॉइंट पर चर्चा किया गया, खुलकर चर्चा किया गया, वाद विवाद हुआ, आम लोगों से राय लिया गया, आम लोगों को भी जाने की सहमति थी। यानी कह सकते हैं कि हमारे देश के संविधान में भारत के सभी वर्गों का, संविधान के निर्माण में सभी वर्गों का, सभी लोगों का क्या है, उसमें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका है या कुछ ना कुछ भूमिका जरूर है। एक वो सभी, कोई नहीं कह सकता है कि नहीं संविधान निर्माण में हमसे राय नहीं लिया गया। अब तो कोई बात नहीं, उस जब संविधान बना उस समय के लोग तब नहीं रहे, लेकिन उस समय भी ये नहीं कहनी हमसे लिया गया। हाँ, आप देने नहीं गए राय, वो आपकी अलग, वो आपकी अपनी खुशी रही, लेकिन राय आपसे लेने का कोशिश किया गया और व्यवस्था थी कि आप अपना राय दे सके। कोई नहीं दिया वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो एक ये हुआ, ये बताए। अब दूसरा है भाई प्रस्तावना। तो अब प्रस्तावना क्यों गुणकारी ये बताना है। अब जैसे कोई स्टूडेंट, हमारे देश के संविधान की विशेषता ये है कि इसमें प्रस्तावना है जो कि आत्मा है। तो भाई ये आत्मा कैसे है और इस आत्मा के होने से क्या फायदा है, क्या लाभ है, बताना होगा। तो क्या फायदा है भाई, प्रस्तावना से क्या होता है, कम शब्दों में संविधान का के शक्ति का स्रोत, उसका उद्देश्य, उसका जो मूलभूत जो बुनियादी ढांचा, सब कुछ क्या होता है वो स्पष्ट हो जाता है, इसलिए वो आत्मा है। तो ये आपको स्पष्ट करना होगा ना कि सिर्फ लिख देने से कि प्रस्तावना इसलिए गुणकारी नहीं। तीसरा फिर क्या है भाई, स्टेप बाय स्टेप चले तो प्रस्तावना के बाद भाग एक। भाग एक का क्या विशेषता है, ये भारत का राजनीतिक और भौगोलिक परिचय को स्पष्ट कर देता है। भारत का राजनीतिक एवं भौगोलिक परिचय को स्पष्ट करता है भाग एक। भारत का राजनीतिक एवं भौगोलिक परिचय को कौन स्पष्ट कर रहा है, भाग एक कर देता है। ये गुणकारी रहा, ठीक है। स्पष्ट होने का भाई क्या फायदा है, कि इसका फायदा ये हुआ कि इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या है, भारत के राज्यों का, भारत क्या है, राज्यों का समूह है और राज्य भारत के अंतर्गत आते हैं, ये सब चीजें स्पष्ट हो गया। उसके बाद अब आते हैं नागरिकता में। नागरिकता में क्या गुणकारी है भाई, कि हमारे यहाँ सार्वभौमिक नागरिकता है। अब बहुत स्टूडेंट, हमारे यहाँ के संविधान का विशेषता है कि यहाँ सार्वभौमिक नागरिकता, तो सार्वभौमिक नागरिकता क्यों है, इससे क्या फायदा है ये बताना होगा। तो सार्वभौमिक नागरिकता का ये फायदा है कि हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते, विविधताओं का देश है, यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग रहे। और इस देश का एक, हमारे देश का एक इतिहास का एक काला भाग ये रहा है कि हम मानव में जाति के नाम पे, उसके जन्म के आधार पे भेदभाव किया गया, ये काला इतिहास है, ठीक है, इस देश के इतिहास का। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार थे नहीं थे, हम लोग उस पर अभी ना चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये है, ये काला भाग है, इस देश के इतिहास का काला भाग है। तो सार्वभौमिक नागरिकता क्या किया, ये स्पष्ट कर दिया कि इस देश का चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो,
उसकी राजनीतिक शक्ति क्या है, इक्वल है, उसकी राजनीतिक शक्ति एक समान है। सार्वभौमिक नागरिकता क्या कर रहा है, क्लियर कर दिया हुआ, न सभी राजनीतिक शक्ति एक समान है। हाँ, इसमें आप अपवाद में कह सकते हैं कि नहीं राष्ट्रपति को भी, वो उसके उस पद को प्रावधान, उस पद में बैठे हुए व्यक्ति को नहीं, जब वो पद से मुक्त हो जाए तो हमारे जैसा है, या राष्ट्रपति छुट्टी पे चला जाए तो वो हमारे जैसा है। राष्ट्रपति यदि छुट्टी पर जा रहे हैं तो फिर वो भी एक आम नागरिक है, वो उस पद को प्राप्त है, उस संवैधानिक पद को अधिकार प्राप्त है, ना कि उस पद पर बैठे हुए। तो उस पद पर जो है सबको, अगर आपको भी उस पद पर जाने की अनुमति है, अगर आप वो योग्यता रखते हैं, चुने जाते हैं, तो आपको भी वो प्राप्त होंगे। उस वहां ऐसा नहीं है ना कि फलना वर्ग का व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा तो उसको ये सुविधा मिलेगा और फलना वर्ग का अगर राष्ट्रपति मिलेगा तो उसको कम सुविधा मिलेगा, ऐसा तो कोई चीज नहीं, वहां भी समानता है। तो यही खासियत है। उसके बाद फिर क्या है भाई, हमारे यहाँ का संविधान का गुण, मौलिक अधिकार। तो अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकार क्यों विशेषता, क्यों गुणकारी, क्या फायदा। बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, हमारे देश के संविधान में विशेषता है कि मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक ये दिया गया है, 19 से 22 तक ये। आपको मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, संविधान के गुण के बारे आपको अपना नजरिया प्रस्तुत करना है कि मौलिक अधिकार में ये सारी बातें हैं, इस वजह से ये गुणकारी है। ठीक है, तो अब तो भाई मौलिक अधिकार क्यों गुणकारी है, क्योंकि ये क्या करता है, व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास के लिए सहायक होता है। ठीक है, यह राज्य के विरुद्ध संरक्षण देता है, राज्य के विरुद्ध संरक्षण देता है, व्यक्ति को शोषण के विरुद्ध क्या होता है, संरक्षण देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये सब इस वजह से ये गुणकारी। तो आपको वो व्याख्या करना है, वो चीज नहीं कि अनुच्छेद 14 से 18 ये, वो आपको मौलिक अधिकार के बारे में नहीं पूछा, आपको सिर्फ वो वर्णन कर देना है कि जिसके कारण आप ये स्पष्ट कर सके कि हाँ इस कारण से मौलिक अधिकार हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए गुणकारी है, ये संविधान का विशेष जो भाग है, ये गुण है। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकार के बाद भाई क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक। अब ये क्यों गुणकारी है, क्योंकि ये क्या है, शासन का आधारभूत सिद्धांत। राज्य के डीपीएसपी, ये हिंदी मीडियम वाले समझ ले, फंडामेंटल राइट। ठीक है, डीपीएसपी जिसको कहते हैं, यहां हम शॉर्ट में ही बता रहे हैं, ठीक ना। तो डीपीएसपी से क्या फायदा है, ये शासन का क्या है, आधारभूत सिद्धांत यही है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि भाई आपकी सरकार जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन सही से चला रहा है या नहीं चला रहा है, ये इसी से स्पष्ट हो जाएगा। आप कैसे तय करेंगे, अब भारत देश में कई विचारधाराओं के पार्टी है, कोई दक्षिणपंथी है, कोई वामपंथी है, कोई दोनों का मिक्स है, कोई अलग है। ठीक है, अब है कि कल के डेट पे सपोज कीजिए दक्षिणपंथी जो विचारधारा के उसकी सरकार बनी, वो अपने अनुसार चलाना चाहा, वामपंथी की बन गई, वो अपने अनुसार चलाया, कोई समाजवादी का वो अपने, इससे क्या होगा, टकराव होगा। 5-5 साल में पता चल रहा है कि अलग तरह का शासन चल रहा है, जनता तराही करेगी। तो इसके लिए ही हमारे संविधान बनाने वाले ने क्या किया, वो मौलिक अधिकार का कंसेप्ट लाया। फिर मौलिक अधिकार में भी क्या हुआ कि बहुत सारे मौलिक अधिकार ऐसे थे जिसको लगा कि संविधान बनाने वाले को कि भाई ये अभी हमारे देश को में अगर अभी ये इतने सारे मौलिक अधिकार देते तो राज्य सरकार पर दबाव आएगा। तो संविधान बनाने वालों ने क्या किया, उसको 2 भागों में बांटा, एक मौलिक अधिकार, एक अतिरिक्त मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जिसमें कि न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त है, अतिरिक्त मौलिक अधिकार जिसमें न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य को जिम्मेदारी दिया गया कि आपको ये सब जनता को देना है, यही आपके शासन का आधारभूत सिद्धांत रहेगा, जिसको हम लोग डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व के नाम से जानते हैं। संविधान में इसी रूप में ये वर्णित है। तो ये शासन का आधारभूत सिद्धांत, इस वजह से ये गुणकारी है, ये आपको व्याख्या करना है। इसके बाद क्या है भाई, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है, ये जनता को भी क्या होता है, देश के प्रति, संविधान के प्रति क्या करता है, अनुशासित रखता है। और चूंकि मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो ये क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे का क्या है, पूरक। अधिकार और कर्तव्य, आपका अगर कहीं अधिकार है तो कर्तव्य भी पूरा करना होगा। अगर आपका क्लास लेना अधिकार है तो क्लास जुड़ना आपका कर्तव्य है, जुड़ेंगे नहीं तो वो अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से ये बाद में
जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी को। तो ये क्या करता है, ये जनता को संविधान के प्रति, देश के प्रति अनुशासित रखता है। इसके बाद दोहरी राजनीतिक प्रणाली, क्योंकि अब संसदीय प्रणाली ये सब लिखने से अच्छा है, सीधा दोहरी राजनीतिक प्रणाली। दोहरी राजनीतिक प्रणाली में क्या हो रहा है भाई, केंद्र की अपनी सरकार है, राज्य की भी अपनी सरकार है। अब इसका क्या फायदा है, मान के चलिए कि अगर कोई ऐसा राज्य है जहां उस पार्टी का कम राजनीतिक वर्चस्व है, या फिर उस पार्टी पर लोग, वहां के उस राज्य के लोगों को कम भरोसा है जिस पार्टी की अभी केंद्र में सरकार है, ऐसा होता है, ठीक है। या फिर उसको लग रहा है कि नहीं, हमारे जो कल्चर है, हम जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, या हम जिस एक विशेष भूखंड से बिलोंग करते हैं, यहाँ से हमारे सांसद कम जा रहे, जैसे नॉर्थ ईस्ट से, तो उनको क्या हुआ, दोहरी राजनीतिक प्रणाली में एक भरोसा है कि चलो कोई बात नहीं, वहां कम है, लेकिन विधानसभा में तो सिर्फ हमारा है, यहाँ के एक तो हमारा पास लोकल गवर्नमेंट है जो हमारे जो कल्चर के अनुसार चलेगा, और जो हमारे कल्चर के रिगार्डिंग अगर कुछ समस्या आएगी तो वो केंद्र से बात कर सकती है। तो इसलिए दोहरी राजनीतिक प्रणाली इसलिए फायदा, इसलिए भारत में संसदीय व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त है। और चूंकि दोहरी राजनीतिक प्रणाली है तो स्वाभाविक है दोहरी कार्यपालिका रहेगी, यानी केंद्र की अपना ब्यूरोक्रेसी है, राज्य का अपना है, तो दोनों को काम करने में सुगम है। और इनके लिए क्या किया गया है, संविधान में 7वीं अनुसूची में क्या किया गया, केंद्र 7वीं अनुसूची में सबकी शक्तियों को बांट दिया। उसके अलावा संविधान में केंद्र राज्य को लेकर के भी स्पष्ट कर दिया, केंद्र राज्य का संबंध को लेकर के, केंद्र राज्य संबंध अनुच्छेद 243 से जो कि शुरू है, ठीक है। तो इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि आपका केंद्र राज्य के बीच में विधायी शक्ति कैसा रहेगा, वित्तीय शक्ति कैसा रहेगा, ये सारी शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया है। ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, इसको कह सकते हैं केंद्र राज्य संबंध का भी स्पष्ट होना। इसके अलावा स्वतंत्र निर्वाचन आयोग होना, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग एक डेमोक्रेसी के लिए, उससे पहले स्वतंत्र न्यायपालिका होना, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या क्यों गुणकारी है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र रहेगा तभी वो आपका मौलिक अधिकार क्या होगा, संरक्षित रहेगा। केंद्र राज्य के बीच में अगर कल के डेट में विवाद होगा तो क्या होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका तटस्थ निर्णय लेंगे, वो अपने हिसाब जो एडजस्ट है। मान के चलिए अगर केंद्र, अगर स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होता, वह संसद के अंदर होता, और कोई ऐसा मामला हुआ जो कि केंद्र राज्य के बीच में विवाद हो रहा, तो न्यायपालिका तब तो वही काम करेगी जो केंद्र कहेगी, क्योंकि उसके अंडर में है, संसद के अंडर में यदि आ रहा था तब तो उसके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक ना। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा मौलिक अधिकार के भी संरक्षण के लिए आवश्यक था। और इससे क्या हुआ, स्वतंत्र न्यायपालिका से आपका संविधान ही क्या है, इस देश में संविधान ही सर्वे सर्वा है, यह स्पष्ट हो गया। संविधान क्यों, क्योंकि अगर कल के डेट में संसद या विधानसभा यानी कोई भी विधायक, चाहे केंद्र के विधायक हो या राज्य के विधायक हो, यदि कोई ऐसा वो मनमाने ढंग से कानून बनाता है जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका क्या करेगा, इसको अवैध घोषित कर देगा, इसको इनवैलिड कर देगा, उस लॉ को वो क्या करेगा, वो इनवैलिड कर देगा। और अगर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पॉइंट है जिससे कि केंद्र स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में विवाद हो रहा है, तो उसका भी डिस्क्राइब कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी, जुडिशरी करेगी। तो ये जुडिशरी आपका इंडिपेंडेंट रहेगी तब ना वो अच्छे से कर पाएगी, अगर वो स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तब तो वो नहीं कर पाएगी। तो इसलिए ये भी एक गुणकारी है। स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, जो कि डेमोक्रेसी का कह सकते हैं कि वो जान है, अगर उसमें निर्वाचन आयोग स्वतंत्र नहीं रहा तो फिर कोई बात ही नहीं रहा, तब तो कोई फायदा ही नहीं रहा डेमोक्रेसी का, कोई इलेक्शन का कोई फायदा नहीं। तो स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। इसके अलावा और भी कई गुण है, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, कैग, ये सब है, कैग का होना, ठीक है। तो ये सब और भी कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आप लोग अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप और एक दो उसको कर सकते हैं। अब चूंकि एक बात और बता दूं, अब चूंकि इतने सारे गुण जब बताएंगे तो हो सकता है कि एक प्रॉब्लम आएगी, आंसर काफी लंबा, तो मुख्य जो आपका मुख्य गुण है उसको बताए, और बाकी का क्या किया लास्ट में 4 लाइन में, ये इनके अतिरिक्त ये गुण देखा जा सकता है, उसको व्याख्या कर लिख दिए। जरूरी नहीं कि सबको व्याख्या करे, आपको कॉपी चेक करने वाले को पता है कि जो मेंस में बैठ रहा है वो पीटी निकाल कर आया है, उसको नॉलेज है, तो आपको बस अपना विजन दिखाना है। तो इस वजह से क्या है कि आपको ज्यादा लंबा भी नहीं जाना है, ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर आपका ऐसा ना हो कि बहुत लंबा शब्द में चला जाए, काफी लंबा हो जाए।
तो इसके चले अब क्या है, अब ये गुण हो गया, अब हम लोगों को चर्चा करना है अब गुण पर। तो हम पहले भी बोल चुके हैं संविधान के खिलाफ, सरकार के खिलाफ ऐसे भी नहीं जाना है, और हमारे देश के संविधान में ऐसे भी कोई अवगुण है नहीं। अवगुण कब आप मानेंगे? ऑथेंटिक अवगुण, जबकि कोई ऐसा चीज है जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन में उसको कहा गया हो या फिर संसद में पारित हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ आलोचक है जो कि अपना अपना नजरिया देते हैं, जैसे लंबा होना। तो भाई लंबा होना है, लंबा है तो इसलिए क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया गया है। सभी, इतना भारत विविधताओं का देश है, इतने वर्ग है, इतने लोग है, सबको देना जरूरी था, सबका संरक्षण आवश्यक था। अब जैसे अब अगर बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार ही आपका चला जाता है 12 से 35 तक, तो ये जरूरी था। भारत जैसे देश में जो एक लंबे समय तक, जहां ना सिर्फ ये हम लोग विदेशी गुलामी से झेले, बल्कि यहाँ अपने ही देश के लोग अपने ही देश के लोगों को क्या वो अलग अलग तरीके से गुलाम बनाने का कार्य किया। बाहर का तो जाने दो, भारत में यहाँ मानव में क्या हुआ, अपने ही लोग आपस में अपने ही देश के लोगों को भेदभाव किया गया, तो यहाँ ये जरूरी था। उसी तरह 36 से 51 ये भी जरूरी था, शासन का धर्म। तो संविधान लंबा है नहीं, क्योंकि एक एक चीज विविधताओं का देश है। हम लोग एक लंबी गुलामी सह करके, कह सकते एक लंबी गुलामी को सहते हुए आए थे, तो हमारे जो हमें उस गुलामी का एहसास नहीं, लेकिन जो संविधान बना रहे थे वो उस हम जो पढ़ रहे हैं वो महसूस किए। हम लोग जो पढ़े जिस गुलामी को वो झेले, तो उनको पता था, वो हम लोग जो जिस चीज को 4 शब्दों में पढ़ रहे हैं वो अपनी पूरी जिंदगी उस चीज को देखा, झेला, तो उनको इस कमी का एहसास था, इसलिए वो एक एक पॉइंट पर एक एक चीजों को वो ध्यान में रखते हुए बनाए, तो इसलिए संविधान का लंबा होना। लेकिन आलोचक मानते हैं, कुछ आलोचक कहते हैं चलो ठीक है। वकीलों का स्वर्ग होना, जैसे उनका कहना है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ कुछ चीजों को वो स्पष्ट नहीं किया गया है, या फिर वो जो टर्म्स है, वो जो टर्म्स का प्रयोग किया गया है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो आम लोगों के समझ से बाहर, इसलिए ये वकीलों का स्वर्ग है। तो इसमें एजुकेशन सिस्टम का दोष है, ना कि संविधान बनाने वालों का। ठीक है, ये सब देखिए, ये सब जो बता रहे हैं आप अभी, तो इसमें तो सिंपल आपको बता देना है कि हाँ अब आलोचकों की नजर में ये क्यों अवगुण है, लेकिन ये हम जब आप इस क्वेश्चन का लिखेंगे तब इस पर ये सब चीजों को यही चीज तब वहां करना, लंबा होना, तब आपको स्पष्ट करना होगा कि नहीं हमारे, तब वहां पर वही करना है कि नहीं आलोचक ये कहते हैं कि ये लंबा है, लेकिन लंबा इस वजह से है क्योंकि ये विविधताओं का देश है, यहाँ पर एक एक पॉइंट को क्लियर करना था। संविधान बनाने वालों ने आगे कोई विवाद ना हो आगे, चूंकि ये विविधताओं का, जब भारत आजाद हुआ था तो ब्रिटिश के जो पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने क्या कहा था, ये देश 20 सालों में, कुछ ही सालों में टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा, यहाँ इतनी विविधता है, जाति है, धर्म है, सिर्फ रियासतों को मिलाना कितना जटिल था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था सबको, सबके लिए ऐसी, मतलब कि जितने भी वर्ग थे, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, SC हो, ST हो, महिलाएं हो, सबको ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया, इसलिए वो लंबा हुआ। इसके बाद वकीलों का स्वर्ग होना, तो भाई आपका सीधा है कि अगर वैसे कोई टर्म्स है तो इसके लिए सीधा ये है कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए। जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधार करें। यहाँ तो ऐसे है कि आपको, जैसे कि बच्चे 10th कर लेते, 12th कर लेते, उन्हें संविधान के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं रहता, तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम पर सुधार करने की जरूरत है कि उन्हें क्लास 6 से ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए। पॉलिटी की बात नहीं कर रहा मैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। इंडियन पॉलिटिकल साइंस जो पढ़ाया जाता है मैं उसका बात नहीं कर रहा, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाए और इस पर स्ट्रिक्टली पढ़ाया जाए। इसका एग्जाम एक विशेष तरीके से लिया जाए, इनका एग्जाम विशेष तरीके से लेने की व्यवस्था की जाए, तो फिर वो बात ही नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे कुछ लोग कहते हैं उधार का संविधान होना, इसके हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। हमारे देश का संविधान उधार का संविधान होना क्यों भाई? क्योंकि 1935 से लिया गया। 1980 इसमें 2/3 भाग 1935 के ही भारत शासन अधिनियम से, यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए। इसका देखिए पहले भी बोल चुके हैं, 1935 का जब भारत शासन अधिनियम बना था तब तक ब्रिटिश भारत में भारतीय लोगों की राजनीतिक स्थिति मजबूत हो चुकी थी, उनका भी राय विचार लिया गया। और दूसरा, सिस्टम एकाएक सिस्टम बदल देने से नहीं होता है। आप ये सोचेंगे कि नहीं एक ही दिन में रातों रात हम देश आजाद हुआ, आज हम सिस्टम को बदले हैं और कल से सारे लोग उस सिस्टम में ढल जाए, ऐसा नहीं। एक कानून भी बदलता है तो लोगों को उसमें ढलने में समय लग जाता है। तो हम लोग कहते हैं एक लंबे समय तक उस सिस्टम में ढले हुए, तो
उस सिस्टम से एकाएक निकलना इतना आसान नहीं था, और वो सिस्टम जो कि भारतीयों की ही राय में ब्रिटिश लोग बनाए थे, और जो लगा कि नहीं अभी भी ये जरूरी है, सही है, कोई नुकसान नहीं है तो उसको रखे, इसमें कोई गलत नहीं है। या फिर कोई कहता है कि नहीं अन्य देशों से लेकर के बना लिया, तो ये भी गलत, ये भी पॉइंट किसी का देना गलत है। ठीक है, आप जब कोई इसको ऐसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति पहले घर बनाता है, ए है ये पहले घर बनाया, बी है पहले घर बनाया, तो जब सी घर बनाने जाता है तीनों घर, वो क्या करता है, ए का भी देखता है भाई इसका घर में ऐसा क्या खास बात है, बी का भी देखता है, और उनको वो कोशिश करता है कि हम अपना जब घर बनाए तो उसमें उसको अटैच करें, उसको इन्वॉल्व करें। तो यही चीज होता है, यही चीज हमारे संविधान बनाने वालों ने किया कि जो देश पहले से संविधान बनाए थे उनकी बातों, उनकी खास बातों को देखा, जो उनके नागरिकों के लिए जरूरी था, सही था, उनको हम लोग लिए। इसको कोई चोरी का ये नहीं कहा जाता है, वो पढ़े हुए थे, वो पढ़े थे। यहाँ आज हम लोग अपने देश का संविधान कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं, वो सोचिए वो लोग कितने देशों का संविधान पढ़े थे, यहाँ अपना देश का नहीं पढ़ पाते। तो इसी वजह से जो है ये सब जो पॉइंट होता है। उसके बाद चौथा एक पॉइंट देता है, कुछ शब्दों का व्याख्या नहीं करना, कुछ शब्दों का व्याख्या नहीं करना। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, ये सब शब्द का ऐसा है जिसका व्याख्या, धर्मनिरपेक्ष शब्द तो हालांकि बाद में आया है, लेकिन जो आर्टिकल मौलिक अधिकार में जो धर्म शब्द का किया गया, उल्लेख किया गया, बाद में भी जब पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया तो उसका कोई व्याख्या नहीं किया गया। ऐसे और भी चीजें हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो व्याख्या नहीं किया गया, ये आलोचकों का कहना, मेरा नहीं कहना है। तो इसका ये जवाब है कि कुछ चीजों को, जैसे कि अभी कॉमन सिविल कोड, अभी कॉमन सिविल कोड का भी अभी मामला चल रहा है, ठीक है, जो डीपीएसपी में है। अब कुछ लोगों का सरकार, अभी वर्तमान में जो सरकार है वो कॉमन सिविल कोड लागू करने पर है, कुछ राजनीतिक पार्टी है इसका विरोध में है। अब इसमें कहना है क्या कि कुछ लोगों का नहीं, उसी समय क्यों, अगर ये जरूरी होता तो उस समय ही क्यों ना ये हो, तो उस पर चर्चा आई, तब बात निकली कि वास्तव में उस समय कॉमन सिविल कोड संविधान बनाने वाले तैयार थे, लेकिन जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेटर्स को पढ़े, उससे ये पता चलता है कि उन लोगों का ये तर्क था कुछ चीजें हम लोग आगे के लिए छोड़े, यानी कि जब जनता द्वारा संसद के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे तो वो प्रतिनिधि डिसाइड, सब चीज हम लोग ही कर ले तो वो ठीक नहीं रहेगा, तो कुछ चीजों को वो आगे के लिए छोड़ा, न्यायालय के लिए छोड़ा। तो इसलिए जो है उसके बारे में आलोचक कहते हैं कि ये व्याख्या नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं, उन लोगों की नजर में सब कुछ था, लेकिन कुछ चीजों को वो आगे के लिए छोड़े, और 100% परफेक्ट तो कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीजों को करते हुए फिर एक निष्कर्ष दे देना है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है कि भारत का संविधान ना ये क्या करता है, ना सिर्फ भारत का संविधान हर पहलू से लोकतंत्र, गणतंत्र, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न न सिर्फ स्थापित करता है, बल्कि ये व्यक्ति में बंधुत्व बढ़ाने का, समानता देने का, उसे पद प्रतिष्ठा, उनको एक समान रूप से पद प्रतिष्ठा देने का क्या करता है, कार्य करना वर्णित करता है, या फिर कह सकते निर्देशित करता है। और भारत का संविधान अन्य संविधान के ही तरह, विश्व के अन्य संविधान की तरह एक आदर्श संविधान के रूप में देखा जा सकता है। तुलना नहीं करना कि नहीं हमारा संविधान ज्यादा की तुलना में ज्यादा आदर्श है, नहीं, ये तुलना आपको नहीं करना, किसी को आपको नीचे नहीं दिखाना है, अपने आप को ऊपर दिखाना है, हमको दूसरे को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं, जो है सब अपनी जगह सही है। तो इस तरह से हम लोगों का इसका आंसर लिखना है, और ये वाला जो है अथवा वाला, इसको तब लिखना है जबकि आप लोग सारे पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट जितने भी टॉपिक है सबको लिख ले। ऐसे कुछ तो बता ही दिया मैं कैसे आपको व्याख्या करना, जैसे कि अब जैसे आलोचकों का एक आलोचना है लंबा होना, तो उसका हम बता ही चुके हैं कि भाई इसको कैसे डिकोड करना, नहीं ये गलत है, किस हिसाब से है, आपको किस हिसाब से उसका काट करना है, क्या पॉइंट देना है, वो तो लगभग बता ही दिए। फिर बाद में हम लोग फिर उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और किसी को और अच्छे से समझना है तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो गुरुमंत्रा.online एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को जैसे जो इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, नहीं किए तो कर लेना। अब जैसे हम लोग चलते हैं, देखिए हाँ एप्लीकेशन यहाँ है,
ठीक है, ये तो पॉलिटी और एनसीईआरटी ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास खुला हुआ है कल से, ठीक है, यानी कि को बता दूं सॉरी 27 दिसंबर से, ठीक है, यानी कल से 27 दिसंबर 2023 से सुबह 10 बजे, देखिए 10 AM लिखा हुआ है, 10 बजे से पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास चलेगी यूट्यूब में भी, वेबसाइट, ठीक है, और शाम 4 बजे ज्योग्राफी एनसीईआरटी की क्लास चलेगी यूट्यूब में भी और वेबसाइट में भी, दोनों जगह चलेगी, ये दोनों ही जगह चलेगी, ठीक है ना। तो YouTube में भी ये आपको सुबह और शाम में चलेगी, ये बिल्कुल YouTube और वेबसाइट दोनों एप्लीकेशन में दोनों ही जगह फ्री क्लासेस है, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अब हम लोग चलते हैं कि इसका जैसे देखिए ब्लॉक्स में जाना है आप लोगों को, आंसर राइटिंग को समझने के लिए सबसे बेटर देखिए ब्लॉक्स में गए, ये डिस्कशन फॉर्म है जिसको आंसर देना है दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ बहुत सारे निबंध है ब्लॉक्स में, प्रीवियस ईयर भी दिया हुआ है, इनके अलावा इसमें बहुत सारे देखिए आंसर राइटिंग भी है, भारत में अक्सर अर्धन्याय उदाहरण सहित अर्धन्याय के बारे में बताए, ठीक है ना, आचार्य विनोबा भावे से रिलेटेड सब बहुत सारे इसमें। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण एक्ट होते हैं या करंट रिलेटेड होते हैं उसके इससे रिलेटेड इसमें ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। अब है कि इसमें ढूंढे कैसे, तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसके लिए भी उपाय बताते हैं। देखिए यहाँ गए, फिल्टर में जाना है, कैटेगरी को चूज करना है, हम लोगों का क्या है आंसर राइटिंग है, गुरु मंत्रा आंसर राइटिंग की, अब सब कैटेगरी को चूज करना है, तो आपको सब कैटेगरी में क्या किए, इसमें जीएस आंसर राइटिंग जैसे चूज किया और अप्लाई कर दिया। देखिए अब सिर्फ आंसर राइटिंग से रिलेटेड आ गए सारे के सारे। अब इसी में देखिए इसका आंसर राइटिंग यहाँ पर किया हुआ ब्लॉक्स में, ब्लॉक्स में आप देख सकते हैं इसका आंसर राइटिंग किया हुआ है। भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए संविधान संविधान के गुण को बताए। अब इसको पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक किए, एक मिनट, एक्चुअली एप्लीकेशन सॉरी यहाँ के जाना है, फिल्टर में गए, कैटेगरी चूज किए और गुरु मंत्र आंसर राइटिंग चूज किए, सब कैटेगरी गए, सॉरी ऐसे चूज हो गए, और जीएस आंसर राइटिंग चूज किए, अप्लाई किए, सबसे नीचे है, इसको ओपन कर सकते हैं, देखिए इसमें आंसर दिया हुआ है लगभग, ठीक है ना, देखिए कम शब्दों में दिया गया है, शामिल होने एकदम कितने कम शब्द, भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान का उदाहरण था, भारत का संविधान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के से बने संविधान सभा द्वारा बनाए गए। इस संविधान सभा में संविधान सभा के सदस्यों के अलावा पत्रकारों, बुद्धिजीवियों एवं आमजनों को भी शामिल होने के लिए एवं अपने राय देने के लिए, एकदम कम शब्दों में चल रहा है, तो इस तरह से है, ठीक है, आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं यहाँ से, सभी को स्टूडेंट एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का पता है सबको gurumantra.online, ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का ये आंसर राइटिंग क्लास है यही समाप्त करते हैं, आप लोग इसका लिख सकते हैं, और आंसर राइटिंग की जो न्यू बैच है आप लोगों को बता दूं, वो न्यू बैच 5 जनवरी 2024 से शुरू हो रही है, 5 जनवरी 2024 से आंसर राइटिंग की भी न्यू बैच शुरू होगी, और बीपीएससी 70 के लिए ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही बैच शुरू होगी, मेंस कोर्स, फाउंडेशन कोर्स, मेंस कॉम्पिटिटिव कोर्स, और 5 जनवरी से ही यूपीएससी 2024 पीटी टेस्ट सीरीज भी शुरू होगी,
जिसमें कि यूपीएससी 2024 से रिलेटेड 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन का कॉन्फ्रेंस डिस्कशन कराया जाएगा। ये ऑफलाइन भी होगा, कॉन्फ्रेंसिंग भी होगा, दोनों ही मोड में होगा और ये रिकॉर्डेड भी ऐसे मिलेगी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आज जो इच्छुक स्टूडेंट हैं वो हमारे पटना सेंटर और पूर्णिया सेंटर कहीं भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं या एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।